अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। मैडम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी सर। जी मैडम, शुरू करते हैं। जी सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं, को होस्ट जी कौन मैडम। है? जी मैडम। डॉक्टर उजाला मैडम, पहले 2 केसेस आप ले लें। फर्स्ट केस। तो स्टार्ट करें। हाँ जी, ये केस। जी आई एम प्रोवाइडेड विद CT brain axial sections, brain window without contrast. In these images I can appreciate there are multiple hyperdense areas noted along the bilateral frontal and temporal region, uh, which is causing mass effect on the ipsilateral lateral ventricle, more so on the right side. It is causing midline shift towards the left. There is effacement of the brain sulci. Subarachnoid hemorrhage is also noted. There is a scalp swelling which is noted along the left parietotemporal region. The basal cisterns are effaced, representing brain edema. No intraventricular extension is noted. So, on the basis of these findings, my likely diagnosis is traumatic brain injury from Coop, likely the Coop counter Coop injury. Next, I will see the bone window. There is also hemorrhagic contusion, which is noted in the left cerebellum. Next, I would like to see the bone window to localize the fracture and refer the patient to the neurosurgical team. And follow-up CT images will be required in this case for progression of the disease process. ओके। ठीक है, आपने ठीक बताया। अच्छा, इसमें एमआरआई कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैम फॉलोअप में एमआरआई करा सकते हैं अगर अवेलेबल हो, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ना। बाकी मैम इसमें एमआरआई की इंडिकेशन
जो जिस तरह इसमें हिमाटोमा बना हुआ है सबकुटेनियस ना, तो ट्रॉमेटिक लग रहा है। तो ट्रॉमेटिक में तो मैम हम फर्दर एंजियो या वो नहीं कराएंगे ना, एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे, क्योंकि ट्रॉमेटिक सब एरकेनॉइड हेमरेजेस है। ठीक है, ट्रॉमेटिक सब अरेक्नॉइड एंड हेमरेजेस। इंट्रापेरेन्काइमल भी है मैम, वो कंट्यूजन्स है बायलैटरल फ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन में, ठीक है, हेमरेजिक कंट्यूजन। हाँ जी ठीक, आपने ना सही प्रोसीड किया। तो अगर आप स्टार्ट से ही देखें ना, तो अगर आपको नजर आता है तो आप बता दें कि दिस इज द पेशेंट नेम लिखा हुआ है, वो देख लें। ठीक है, अच्छा पेशेंट की नेम आप देख लें, उसकी एज आप देख लें, 37 ईयर मेल पेशेंट, सिटी स्कैन। एंड अगर आप उसके आईज में देखें तो हाइपरडेंसिटीज विद इन द बायलैटरल ऑर्बिट्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो मोस्टली इट कैन बी रेटिनल हेमरेजेस आल्सो। एंड अगर हम स्टार्ट से ही प्रोसीड करें तो आपको पहले स्टार्ट इमेज में ही आपको सेरिबेलर हीमाटोमा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल फाइंडिंग है इसमें बेसिकली ना। यहाँ से आपको ये नजर आ रहे हैं, यहाँ से आपको ये हाइपरडेंसिटीज नजर आ रही हैं। इसके बाद हमें टेम्पोरल रीजन में यहाँ से हेमरेजेस नजर आ रहे हैं स्टार्ट से। अगर प्रोसीड करें तो हम ठीक बताया अपनी, देयर इज कूप एज वेल एज काउंटर कूप इंजरीज एज वेल एज मल्टीपल कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लोकेशंस पे भी हमें हाइपरडेंसिटीज नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी को भी कहेंगे। और इसमें आप देखें देयर इज सबड्यूरल हेमाटोमा आल्सो appreciated along the right frontal bone, and subarachnoid is also appreciated. So कॉम्प्लिकेटेड केस है। आपने सही कहा, हम इसको न्यूरोसर्जन को रेफर करेंगे। डिफ्यूज एक्सिनल इंजरी तो वैसे ही इसमें आ जाती है, इमरजेंसी में ही आ जाती है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक है। नेक्स्ट हम बोन विंडो देखेंगे। तो मल्टीपल इमेजेस जो आप मल्टीपल जो इसके फाइंडिंग्स है ना, उसको आपने कंक्लूड ऐसे ही करना है कि बायलैटरल रेटिनल हेमरेजेस एज वेल एज द सेरिबेलर हेमाटोमा along with the intracranial subarachnoid subdural bleed and possibility of the diffuse accidental injury is also appreciated। और एक इसमें लग रहा है कि मे बी इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन हो इस स्लाइस में। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही न्यूरोसर्जन के पास प्रोसीड करेंगे। एंड एडिमा इज आल्सो देयर, सो दिस इज द केस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी इसकी। ठीक है, बस इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। डॉक्टर मनीम, इसमें कोई हर्निएशन है ब्रेन के किसी लेवल पे? हाँ जी, हर्निएशन तो है ना। अब देखिए मिड लाइन तो उसके उन्होंने कहा है कि देयर इज आल्सो जी सब्साइन हर्निएशन। ठीक है अगर आप ड्रॉ करें ना लाइन को, तो जी, मुझे कितना लग रही डिस्टेंस थी। होता है? डिस्टेंस कितना होता है यहाँ से अगर आप देखें तो? व्हाट इज द डिस्टेंस मोर देन दैट इज? 7 mm हो तो फिर सिग्निफिकेंट हर्निएशन होती है। नहीं, एक होता है कि उसको हम ना माइल्ड में लेते हैं, और एक होता है स्वेयर में लेते हैं उसके मेजरमेंट्स। 5, आई थिंक मैम 5 to हम जो 15 mm है। मैम 5 mm एट द लेवल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो तो फिर सिग्निफिकेंट है। फिर सिग्निफिकेंट है, उसकी हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी होती है, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, वैसे ध्यान आर्ट में लिखा हुआ है इसके दो लेवल, दो हैं आई थिंक सो, 5 to 15 mm है या 3 to 5 mm है। ये इसको आपने देख लेना है, इसके दो ही लेवल है। मतलब एक पे तो हम उसको थोड़ा सा लाइट लेते हैं, मतलब इतना नहीं होता, और एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है जब वो 5 mm से, ये रेडियोलॉजिस्ट का ही काम होता है उसको मेजर करके देना कितनी सफल थाइन हार्निएशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये दो ही थे, ये और ये सेम पेशेंट है। अच्छा, ये इसकी बोन विंडो है, ये जो हमने लास्ट में देखा है। ठीक है डॉक्टर उजाला, इसको आप देखें। बोन विंडो में there is opacification of the sphenoid sinuses bilaterally, and I cannot appreciate any fracture
below the subgaleal hematoma on these scans. ठीक है, Sphenoid फ्रैक्चर नहीं अप्रिशिएट हो रहा इसमें। फ्रैक्चर नहीं अप्रिशिएट स्फिनॉइड हो रहा, में लाइकली हीमोसाइनस होगा। हीमोसाइनसिस होंगे बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ब्लीड्स की वजह से ना। तो ठीक है, वैसे उन्होंने भी आंसर में नहीं दिया हुआ था कि फ्रैक्चर है, लेकिन ये याद था हेड इंजरी है GCS 3/15, वैसे ही पेशेंट उसमें है। ओके, ये केस कोई ले ले। जी मैडम उजाला। I am provided with axial and coronal contrast enhanced CT images of the brain. In these images, I can appreciate there is a fat density lesion which is noted in the left lateral ventricle, and also there is marked enhancement of the meninges. Edematous changes are also appreciated in the occipital horn of the left cerebellum, cerebral hemisphere, occipital region. There is a ring enhancing lesion which is noted in these occipital region in the subsequent cuts. ओके मैम इसमें दो पैथोलॉजीज मुझे अप्रिशिएट हो रही, एक लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल में फैटी है कि एयर डेंसिटी, आई थिंक सो मैम ये फैटी है, फैट डेंसिटी लग रहा है। डेंसिटी दी हुई है, और आप जूम करके देखें आप, फिल्म आपके सामने है, अगर आप जूम कर सकती हैं मैं तो जूम कर सकती हूँ, अगर नहीं होता तो आप कहें मैडम मुझे जूम करके इसकी डेंसिटी दिखाएं, मुझे इसकी एज देखनी है, मुझे इसका नेम देखना है, मुझे दिखाएं। मैम या जूम करके बिल्कुल ये ब्लर हो जाती है इमेजेस। नहीं आ रही है डेंसिटी, -50 है डेंसिटी। पेशेंट नेम मोहम्मद असलम एंड एज 60 ईयर मेल। -50 मैम फिर तो फैट डेंसिटी लीजन हो गए। और मैम ये जो सेकंड थर्ड रो है इसमें पेरिफेरली एनहांसिंग एरिया है विद सराउंडिंग विस्जेनिक एडिमा। ओके देन व्हाट इज योर डायग्नोसिस? एक तो मैम इसमें इंट्रावेंट्रिकुलर डर्मोइड, और साथ में मैम ये जो पेरिफेरली एनहांसिंग एरिया है विद सराउंडिंग एडिमा, तो मे बी इट इज कॉजिंग केमिकल meningitis, but I cannot appreciate any other fat density lesion in the subarachnoid spaces. But the meninges are enhancing. जो मैम फर्स्ट रो के इमेजेस है इसमें मैम ये meninges बहुत thickly enhancing नजर आ रही है। ओके देखिए आपने ना आपके टाइम 3 मिनट हो गए हैं पूरे। जी डॉक्टर जाला आपने बहुत अच्छा पिछला केस भी सारा बता दिया, और आपको बहुत आता है, मतलब मुझसे भी ज्यादा आता है, इतना तो मतलब आइडिया है, बल्कि सारे कैंडिडेट को इस टाइम मुझसे ज्यादा आता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें भूल चुकी हूँ इन्हीं मतलब इन मंथ में, मुझे जो था बहुत सारा। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाना है आपने अपना, ठीक है? मतलब आपने ना क्वेश्चन, मैं भी ऐसे ही करती थी कि अगला कहेगा हाँ तो ही मैं आगे प्रोसीड करूंगी, अगर वो कहेगा ना तो मैं अपना डायग्नोसिस चेंज कर दूंगी, ठीक है? तो डॉक्टर नासमा हमें बताती थी कि आप ना क्वेश्चन वाले स्टाइल में जब आप पूछेंगी ना तो आप अपना सारा कुछ मतलब वेस्ट कर देंगी। आपने सिंपली, आपके पास फिल्म आई, आपने फिल्म को थोड़ा सा जूम करना है, आपने देखना है कि दिस इज CT scan post contrast images of the Muhammad Aslam 80-year-old male, and lesion is visible. I want to take the density. Okay, density is -50. ठीक है, आपको ये पता लग गया। फिर आपने कहना है कि there is fat density lesion is appreciated within the bilateral lateral ventricle. In the subsequent images, I can also appreciate there are multiple ring enhancing nodular lesion in the left parieto occipital region, and
इन द आखिर उसने कोरोनल क्यों दिए हैं? कोरोनल देने का कोई मकसद तो होगा ना, ठीक है। तो ऑन द कोरोनल images I can also appreciate there is dilated nodular enhancing lesion in the region of the anterior communicating artery, or this is the most likely aneurysmal dilatation. So for this I can also I will go for the DSA images for this for the this ACOM aneurysm को मैं मतलब उससे कर लूंगी. And the lesion that I described is the fat density along with the nodular enhancement is most likely the ruptured dermoid. So I will also proceed with the MRI brain to see the complications. And base of the skull पे मैं देखूंगी इसका meningitis तो नहीं है, तो डर्माइड एपिडर्माइड रप्चर डर्माइड ही होती है, एपिडर्माइड तो कम ही होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके डिफिनेटेड इमेजेस भी देख लूंगी so that it is showing restricted defiant or not. And also I will clarify my the second diagnosis, that is the nodular enhancing nodular lesion. It could be any other lesion. It could be a abscess or it could be a any mass lesion. That MRI will better differentiate all these images, all these things. ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने जल्दी जल्दी से ना अपना सारा बता देना कि मैंने ना ये डर्माइड भी देख लिया, मैंने ये वाला नोडुलर लीजन भी देख लिया, मैंने एकॉम भी देख लिया, इसके लिए मैं इसको ये करा लूंगी, इसके लिए मैं MRI करा लूंगी, और मैं अपना सारा चीजें ना इस तरह से वाइंड अप कर दूंगी। मतलब स्टक नहीं होना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है उसमें, आपने बस जल्दी जल्दी जो नजर आ रहा है ना, और कोशिश करें आप इसी तरह से ही चलें। जब आप नेम और वो देख लेते हैं ना एज, तो आप ना थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मतलब इतने टाइम में ना आपके अंदर एक छोटा सा डिफरेंशियल कॉन्फिडेंस आ पता जाता है, चल जाती है डिफरेंशियल भी पता लग जाते हैं, बिल्कुल जी। ठीक है। और आपने ना फर्स्ट से लेके लास्ट इमेज तक ट्राई करना है, देखें, नहीं देखा जाता, मैम मैं ये ये मानती हूँ। हमारी प्रैक्टिस ना वो डायकॉम भी होती है ना, ये इमेजेस हम्म रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मुश्किल हो जाती है, जी बिल्कुल हो जाती है, लेकिन ट्राई करें। ये ब्रिगेडियर अशरफ का सारा फोल्डर फिल्म्स वाला है, तो ये अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस करा देता है। मतलब जी मेरे मैम। पास तो सिलेक्टेड में तो सिर्फ 10 इमेजेस लगाती हूँ ना, तो इसमें बहुत आपका ना फिर आपका वही आपने बनाना होता है इसी फोल्डर पे ही, आपने अपने आप को ना ट्यून करना होता है कि अच्छा मैंने फर्स्ट से लास्ट तक देखने हैं। आप कोशिश करें अपने साथ टाइमर लगाएं 3 मिनट्स का, 3 मिनट्स में मैंने कितना किया, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड भी बढ़ाएं। और ये नेम और एज, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल नहीं हम नहीं देते, जब हमने ब्रिगेडियर अशरफ किया था ना, तभी मैंने अपनी आदत बनाई थी कि मैंने नेम और एज बोलना है। ठीक कुछ है नहीं होता, पहले आपका 15 सेकेंड लग जाएंगे, लेकिन आप बोल दें इसको, ठीक है। तो इसके जो ठीक है डायग्नोसिस है ना, बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा था कि मैस इन द लेफ्ट पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन विद इनहांसिंग नोड्यूल्स एंड एडीमा, एंड देयर इज, वो कहते हैं कि जी लाइपोमिटस मैस इनफिल्ट्रेटिंग इनटू द वेंट्रिकल एंड दैट पॉसिबिलिटी ऑफ टर्माइट। तो इतना अगर आप मुश्किल बताएंगे उसको, तो वो बंदा खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो हो सकता है केमिकल मेनिंजाइटिस हो, या फिर ये अलग से कोई मैस हो। बेसिकली इसका ना केमिकल मेनिंजाइटिस तो ठीक है, हम कहते हैं, जो ये इसका एडिमा है ना, ये वाला मेरा ये मार्कर ज्यादा नहीं आ है रहा, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, ये देखें जी मैम। यहाँ पे। तो वो खुद भी इसको कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइपोमिटस मैस दैट इज इनफिल्ट्रेटिंग टू द वेंट्रिकल। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये लाइपोमिटस मैस हो, ठीक है, हो सकता है ये डर्माइट का ही पार्ट हो। तो इस तरह से तो हम इसको डिफरेंशिएट एमआरआई लेंगे, पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस ऑफ एमआरआई आल्सो, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। आप सभी अच्छा बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा अपना ना अपने आप को, क्योंकि अब तो सिर्फ 20 डेज रह गए हैं, वहां पे वैसे इंसान में थोड़ी सी एनर्जी और भी आ जाती है, लेकिन ये है कि नेम एज को आप कंसिडर किया करें, इट इज इम्पोर्टेंट। मैडम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I am provided with the axial and coronal images of CT brain without intravenous contrast. I can appreciate there is a hypodense area involving the right frontal lobe, along with a circumscribed hyperdense lesion with surrounding edematous changes. There is central hypodensity is also noted in this lesion. No midline shift is seen. No subfalcine herniation. There is no cross hydrocephalus noted. Further, I can appreciate there is a similar morphology
In similar morphology, hyperdense focus is also noted, which is smaller in size and having surrounding hyperdense area. And apart from this lesion, another hyperdense area is noted in along the right side, along the left side. So there are multiple hyperdense lesions with surrounding hypodense areas, which is the edematous changes. However, there is no midline shift, brain herniation, or hydrocephalus seen. I am looking for, there is no, I guess there is no post contrast sequence here. So these are hyperdense lesions with edematous changes could represent hemorrhagic metastasis. Considering their multiplicity and hyperdensity, I would like to do the further post contrast sequences and further investigation to find out any known malignancy. Bilateral orbits which are visualized on single slice are clear. No gross bony destruction is noted. ठीक है। तो किस चीज के मेट्स हो सकते हैं? हेमरेजिक मेट्स में कोरियोकार्सिनोमा, आरसीसी, थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है। The patient is Nusrat Begum, 55-year-old female. ब्रेस्ट ठीक है। कार्सिनोमा को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी अगर आप हेमरेजिक पहले पढ़ मेटास्टेसिस लेते ना नुसरत बेगम 55 ईयर, तो आपके माइंड में आता कि ब्रेस्ट हो सकता है, फीमेल है, तो थोड़ा सा आप उस पे ना ब्रोंकियल से पहले ब्रेस्ट बोलती। ठीक है। अच्छा, हेमरेजिक भी हो सकते हैं, बट इसकी डेंसिटी आप कहेंगे कि इट वुड बी hemorrhagic mets, but I want to take the density because it can be calcified metastasis. ठीक है। तो Okay. आप Alright. इसको ना अपने पहले प्लेन इमेजेस हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लोकेशन पे एक मैस है, ठीक है, वेल डिफाइंड है, राउंडेड सा है, इसके साथ एक्सटेंसिव पेरिलिनल एडिमा है। उसके बाद हमें सिमिलर टाइप ऑफ एडिमा इज आल्सो अप्रिशिएटेड ऑन द लेफ्ट टॉप पेराइटल रीजन, एंड देन आप इसके बाद हमारे पास पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, पहले प्लेन है, फिर उसके बाद पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं। ठीक है, उस पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस पे भी वैसे ही लियन है, एडिमा भी वैसा है, मल्टीप्लिसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि टॉप पेराइटल में भी हमें लियन नजर आ रही है, और वही राइट और लेफ्ट बोथ साइड पे है, कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लोकेशन में है। तो दीज आर द कैल्सिफाइड मेटास्टेसिस, लोकेशन फेवर कर रही है उसको। ठीक है, एज पेशेंट फीमेल है, एज उसकी 55 ईयर है, कैल्सिफिकेशन इस तरह की कैल्सिफाइड। फिर आपने दूसरा डिफरेंशियल क्या बताया? इन केस ऑफ हेमरेजिक मेटास्टेसिस मैंने आरसीसी और थायराइड इसके कार्सिनोमा अलावा कहा है। मेट्स के अलावा Sorry? और क्या हो सकता है? अगर मेट्स के अलावा डिफरेंशियल में मल्टीपल कैल्सिफाइड आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं है? बिकॉज टिपिकल अपीयरेंस फेवर नहीं कर रही एवीएम मैलफॉर्मेशन के लिए। ये भी हाँ, और उसके साथ एडिमा भी इस तरह उसमें से, बहुत, इस तरह का वेजोजेनिक एडिमा हाँ, भी नहीं होता उसमें ट्यूबुलर इतना, इनहैंसिंग मल्टीपल फीडिंग आर्टरीज और तो वेनस सर्पिजीनियस ड्रेनेज होती हैं होता इस तरह से। ठीक है, ठीक है, बस इसी तरह से ही हम इसको प्रोसीड करेंगे। जो ब्रेन के मेट्स होते हैं ना, अच्छा, मेट्स में हमारे पास सबसे पहले सबसे जो 47% जो होते हैं वो ब्रोंकियल मेटास्टेसिस होते हैं, फिर उसके बाद ब्रेस्ट होते हैं, जीआई, किडनी मेलानोमा और कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, इसके बाद हमने एमआरआई कराना है तो फर्दर कैरेक्टराइजेशन के लिए इसका। ठीक है, कैल्सिफाइड है, हमने डेंसिटी ले ली, सिटी पे ही हमने डेंसिटी ले ली कि ये हेमरेजिक है या फिर कैल्सिफाइड। अगर कैल्सिफाइड है तो क्यों कैल्सिफाइड है? मतलब ब्रेस्ट का मैस तो कैल्सिफाइड नहीं होता। है। ओवेरियन कार्सिनोमास जो म्यूसिनस हैं वो कैल्सिफाइड मेटास्टेसिस दे सकते हैं इन कंसिडरिंग फीमेल पेशेंट। नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेस्ट का ही मैस है और ये कैल्सिफाइड, ट्रीटेड मेटास्टेसिस जो होती है कीमोथेरेपी के बाद, वो भी हाँ, वेरी कैल्सिफाइड गुड, मेटास्टेसिस होती है। एक्सीलेंट।
इसी का आंसर यही है। पोस्ट रेडियो कीमो जब हो जाती है ना ब्रेस्ट के मैस की, तो वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं मेट्स। All right. क्योंकि जो लीन होती है ना उसकी मेट्स प्राइमरी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी सेम होती है। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट का मैस होगा ना, सेम उसके मेट्स भी वैसे होंगे। किडनी का जैसा होगा तो सेम। तो ब्रेस्ट के मैस में कैल्सिफिकेशन इतनी ज्यादा नोड्यूलर और नहीं होते हमारे पास। तो ये है कि इसका आंसर के पोस्ट रेडियो और पोस्ट कीमो के बाद ये इस तरह से कैल्सिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम MRI कराएंगे। लोकेशन इसकी फेवर कर रही है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल हमने सारे दे दिए। ये फीमेल है, एज है, तो वो ब्रेस्ट को वो और कैल्सिफाइड है। ठीक है, ब्रोंकियल भी नहीं होते कैल्सिफाइड, GI के हो सकते हैं कैल्सिफाइड, एंड किडनी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट। मैम ये इसमें tuberculosis नहीं, लिपोडेंड्रोग्राइनोमा भी दे सकते हैं, लेकिन एडीमा इतना ज्यादा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन वो मल्टीपल क्यों होंगे। ठीक है, मैम ट्यूबरकुलोमास हो ये सकते हैं। टुबरकुलोमास, इतने कैल्सिफाइड टुबरकुलोमास हो सकते हैं, लेकिन इतने कैल्सिफाइड नहीं होंगे। दूसरी बात ये, फिर उसके बाद आपको मेनिंजियल इन्हांसमेंट मिलनी चाहिए। अगर TB है तो उसके बेसल सिस्टम्स पे आपको इफेसमेंट मिलनी चाहिए। नोड्यूलर बाकी सारी, मतलब सिर्फ दो तो नहीं होंगे ना टुबरकुलोमा, और इतने कैल्सिफाइड भी नहीं होते ज्यादातर। टुबरकुलोमा तो ऐसे ही होती है, बिनाइन सिलियन मतलब लगती है। एडिमा भी आता है, क्यों नहीं आता, बिकॉज वो भी एक इन्फेक्शियस होती है ना। तो कैल्सिफिकेशन उसको फेवर नहीं करी। मेनिंजियल की इन्हांसमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जो TB को फेवर करे। कोई हाइड्रोकेफलस नहीं है, कोई वेंट्रिकुलाइटिस नहीं है। उसके साथ बाकी सारी चीजें भी होनी चाहिए। जाहिर बात है, हम हिस्ट्री लेंगे, ये बात हमने खुद ही नलीफाई करती नहीं है कि टीबी नहीं हो सकती। टेक द हिस्ट्री। अगर पेशेंट फीमेल है, अगर वो कहती है कि मेरी प्राइमरी मेलिग्नेंसी, तो हम मेड्स सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलें। जी मैडम इकरा। I am provided with, जी sir. I'm provided with the multiple axial images of CT brain of pediatric patient. I can post contrast sequences. I can appreciate there is a huge homogeneously enhancing mass noted, which is centered over the right lateral ventricle. This which is not separately visualized, and significant midline shift is also seen. There is extensive mass effect on the surrounding brain parenchyma along with the surrounding hypodense areas, hypodense region, which represents edematous changes. This mass lesion is involving whole right temporoparietal lobe. Apart from this enhancing lesion, there is no other enhancing lesion seen. So considering the age of the patient and एज avidly कितनी है? enhancing, ma'am pediatric age group है, but I am unable to read its blur. एज एक मिनट में आपको ढूंढ देती हूँ। 1 ईयर मेल। Okay. यहाँ यहाँ Uh, यहाँ लिखी हुई है एज। एज आप बार बार पढ़ेंगे ना तो वहां पे फिल्म में पढ़ना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप all यहाँ right. पे इसको आपने ढूंढना होता है। आप ढूंढे, यहाँ पे ढूंढेंगी ना तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी एज। मतलब मुझे भी एक दफा नहीं मिली थी, तो मैंने कहा था सर मुझे प्लीज Hmm. इसकी एज बता दें, तो उन्होंने बताई थी। All right. हाँ जी, 1 ईयर मेल। So considering the avidly enhancing mass centered over the lateral ventricle, with surrounding edematous changes and significant mass effect, this could represent choroid plexus papilloma, and I I guess this is also infiltrating the brain parenchyma. So aggressive pathology, considering the age of the patient, the first top differential would be choroid plexus papilloma / choroid plexus carcinoma. Further, this patient requires MRI brain and MRI whole spine to look for the CSF seeding and neuro MDT discussion for further management. ओके, बहुत अच्छा आपने ना इसको बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट किया। एविडली इनहांसिंग लार्ज लोबुलेटेड मास लियन है, और सारा आपने बहुत अच्छा बताया कि उसने ब्रेन पेरेन्काइमा को भी इन्फिल्ट्रेट कर दिया, हाइड्रोकेफलस भी कर दिया,
ठीक है, उसने डेंसिटी भी ली हुई है 2 जगहों पे। जहाँ पे डेंसिटी ली हुई हो ना, तो मेरे ख्याल से इसको आप एक आध दफ़ा देख लिया करें। एक तो 57 है और आई थिंक 22 और 27, खैर हाई डेंसिटी है। ज़ाहिर बात है कंट्रास्ट इन्हांसमेंट भी है इसकी। ठीक बताया आपने, कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा का ही ये केस है, मोस्टली होता है ये 85% लेस देन 5 ईयर ऑफ एज में। ओके, व्हाट इज द WHO ग्रेडिंग ऑफ कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा एंड कार्सिनोमा? सॉरी, WHO ग्रेडिंग में इसकी क्या ग्रेडिंग आती है? कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा तो WHO ग्रेड 1 है, बट कार्सिनोमा जो है वो मेलिग्नेंट है, तो वो लाइकली टाइप 4 होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, आपने सही बताया। कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा जो है ना, वो होता है ग्रेड 1। एटिपिकल कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा इज ग्रेड 2 एंड कोराइड प्लेक्सस कार्सिनोमा इज ग्रेड 3, दैट इज वेरी रेयर, ओनली 1% होता है। ठीक है, तो इमेजिंग पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसकी CSF डिसेमिनेशन होती है, ये आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, हम इसका न्यूरेक्सिस रिकमेंड करेंगे टू सी द स्पाइनल एंड सारी उसकी देखने के लिए। इट इज एसोसिएटेड विद VHL। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है और इसके अलावा ये, अगर हमें सम टाइम हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं मेनिंजियोमा है या फिर कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा है, तो हम देखेंगे कि इसमें कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा में जो हमारे पास कोराइड होते हैं ना, वो इनगल्फ हो जाएंगे, जबकि मेनिंजियोमा थोड़ा सा उनको सेपरेट कर देगा। अगर हम इसका MRI कराएं तो क्या नजर आएगा हमें? MRS के अंदर हमें it will follow the sequelae of any malignant tumor of the brain with increased ratio of uh, creatine choline and decrease in A levels. रेशो रेशो क्रिएटिनिन कोलिन की तो नहीं होती है उसमें ना, कोलिन पीक होती है। ठीक है, रेशो तो हम जब जाते हैं ना कोलिन क्रिएटिनिन, वो तो मेरा ख्याल से आई थिंक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वहां पे चली जाती है। तो जो हम MRS का कराएंगे ना, तो हमें उसमें कोलिन पीक मिलेगी विदाउट इंक्रीज इन द NA एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, Okay. पेपिलोमा में। और जो है कार्सिनोमा में ना, हमें लैक्टेट की पीक मिलेगी। ठीक है, और इसकी डिफरेंशियल में हमारे पास आते हैं मेनिंजियोमा एंड एडेनोमा। ठीक है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। Okay. ये सारा कुछ इस चीज को फेवर कर रहा है जो आपका डायग्नोसिस बन रहा है इस टाइम। ठीक है, All right. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. मैम ये पिछले के जो वो था कैलवेरियल की जो शेप थी वो लेमन शेप कर्ल नहीं आ रहा? हाँ जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है लेमन शेप। लेमन पूरा नहीं बन रहा, ऊपर तक ये लेमन बन रहा है। इतनी बड़ी पैथोलॉजी अंदर पड़ी है ना, ठीक है, तो उसने वैसे ही शेप उसकी चेंज करवा देनी होती है। आप क्या कह रही हैं कि इसके साथ कैरी मैलफॉर्मेशन होगी? हो सकता है हो। ट्राइगोनोकेफेली नहीं ट्राइगोनोस्फेली लग रही है, ट्राइगोनो विथ क्रेनियोसिनेस्टोसिस। देखिए, जो बच्चों की होते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, ट्राइगोनोकेफेली हो सकती है। जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के आप ना जब बहुत सारी CT स्कैन देखेंगे ना, तो उसमें ना स्केलवेरियल की शेप भी बहुत ही वेरी कर जाती है। मतलब आप अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसकी कैलवेरियल जब आप देखते हैं ना CT स्कैन, तो बड़ी अजीब सी शेप्स आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें ट्राइगोनोकेफेली का भी आप दे दें। अगर आप फारिग हो जाएं पेपिलोमा के बाद, मुझे लगता है ये पेपिलोमा ही इतना आपको रखेगा कि आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं टाइम। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें पिक कर लेते हैं तो दैट्स वेरी एक्सीलेंट। अगर आप ये पिक करके साथ बता देते हैं कि सर मुझे इसमें ट्राइगोनोकेफेली भी लग रही है, तो दैट इज ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट उसका मिल मिल जाएगा। अगर इसके साथ कोई सिग्निफिकेंस है तो वो बता दें आप। है कोई तो बता दे, अदरवाइज नेक्स्ट केस पे चले। नहीं मैम, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि इसकी बेस पे हम एग्जामिनर से ये कह सकते हैं कि हम लोग उसके लिए भी मैं देखना चाहूंगी कि उसमें वो ना इशू हो, पेशेंट में अल्नट की आ रही है, इस तरह कोई इशू ना हो। लेमन शेप स्कल्प पे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
लेकिन आप श्योर हो, ये ना हो आप इस वाले के भी मार्क्स अपने ना दे बैठे। जब आपको श्योरिटी है कि मुझे ये चीज नजर आ रही है, तो फिर उस पे हम आप कहते हैं। जी मैम, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर केस। Okay, I'm provided with the multiple axial slices of the brain, plane CT, plane and the post contrast imaging in which I can appreciate there are. It is an CT of an adult patient likely तबस्सुम या तस्नीम। मैडम मुझे नाम ना वो ब्लर हो गया इसका हाँ, ये है जूम करने तस्लीम, में। 33 ईयर, तस्लीम अख्तर, 33 ईयर फीमेल। 33-year female patient, CT scan, brain plane and the post contrast imaging in which I can appreciate there are areas of bilateral areas of white matter hypo attenuation which are involving the both cerebral hemispheres, and these areas are reaching up to the U fibers as well. And on the post contrast imaging I cannot appreciate any evidence of enhancement within these areas. There is no evidence of any mass lean. The ventricle systems appears slightly dilated. Rest, however, is unremarkable. There is no evidence of any calcific density or any. I can appreciate mild meningeal enhancement on the post-contrast imaging. So the bilateral white matter hyperdensities, which are involving the U fibers as well. If this patient is immunocompromised or HIV positive, these appearances can be due to progressive multifocal leukoencephalopathy in an adult patient. And the differential, if this patient is having any history of fever, this could be due to encephalitis. However, I cannot appreciate any involvement of the typical involvement of the temporal lobes and the gray matter involvement. So further, I would like to correlate with the history and further advise the MRI of the patient for further evaluation. ठीक है, आपने ना इसको लिकोएंसेफेलोपैथी बनाया है ना? जी। ओके, इसके अलावा और भी इसमें कुछ है? मैंने दोबारा अच्छा मैम, उसके साथ मुझे मेनिंजियल इनहेंसमेंट अप्रिशिएट हो रही है हाँ पोस्ट जी, कंट्रास्ट में। जी वो बिल्कुल। मैंने जी बोली है। डायग्नोसिस में फाइनल विद मेनिंजियल इनहेंसमेंट भी है इसमें। अच्छा, मेनिंजियल इनहांसमेंट भी है। ज्यादा इनहांसमेंट इसकी बेसल, आप देखें ना, बेजल में है जी। बेसल लेफ्ट मेनिंजिस में है। हाँ जी, मेनिंजियल इनहांसमेंट है, बेसल मेनिंजिस में नोड्यूलर इनहांसमेंट आ रही है। ठीक है, और साथ उसके मल्टीपल हाइपोडेंसिटीज, बायलैटरल ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल मैटर हाइपोडेंसिटीज हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें कोराइड प्लक्सेस भी अच्छी खासी इसमें इनहांस कर रही हैं, ऑल्दो देयर इज जी नो एविडेंस ऑफ वेंट्रिकुलाइटिस। मैम, वो अच्छा, प्लेन पे भी आ रही थी तो वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ठीक है, कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं वो। बिल्कुल कैल्सिफिकेशन भी हो सकती हैं। तो वाइट मैटर हाइपोडेंसिटीज along with the meningeal enhancement and basal cisterns are effaced ना, तो क्या बनाएंगी आप? बेजल सिस्टम्स भी इफेक्ट है मैम। फिर इसमें मेनिंजाइटिस है तो ये नोडुलर मेनिंजियल इनहेंसमेंट और ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो सकता है इसके साथ। टीबी, बिल्कुल टीबी हो जी सकती है। मतलब टीबी अगर बेसल मेनिंजियल एनहांसमेंट आ रही है नोड्यूलर से और बायोलेटरल वाइट मैटर हाइपोडेंसिटीज तो हो सकती है ना, कॉम्प्लिकेशन इंसेफ्लाइटिस हो गया उसके साथ, मेनिंजाइटिस जी हो गया साथ उसको, मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस हो गया। तो ठीक इस तरह से हम इसको टीबी का ही केस लेकर चलेंगे। ठीक एंड है। डिफरेंशियल इसका क्या आएगा? डिफरेंशियल्स में मतलब अगर हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस विद इंसेफलाइटिस, इसका मेन डायग्नोसिस है मैम। डिफरेंशियल में मुझे वाइट मैटर पे तो ल्यूकेंसेफेलोपैथी लगा था। इसके अलावा सार्कोइडोसिस हो सकता है नोडुलर मेनिंजियल इनहेंसमेंट पे। बिल्कुल, सार्कोइडोसिस भी हम इसके टॉप डिफरेंशियल पे साथ ही रखेंगे। टीबी के बाद हम जी कहेंगे सार्कोइडोसिस, बिकॉज उसकी मोस्ट फेवरेट फीलिंग लोकेशन क्या क्या है?
मैम सार्कोइडोसिस में हम लोग साथ उसके मैम एक तो ये मतलब ब्रेन में है, फिर हम उसके लंग्स में देखेंगे, बोन्स में देखेंगे। ब्रेन का जो बेस ऑफ द स्कल है ना, वो उसकी फेवरेट लोकेशन है, वहां वो पे तो टीबी सार्कोइडोसिस वहीं पे जाती है, नोड्यूलर इन्हांसमेंट करती अलावा है, वो पिट्यूटरी टेक्यूमेनेंशियल फोसा में इन्हांसमेंट करती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस पार्क्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्फार्क्ट्स वगैरह बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ साथ होती रहती हैं। तो हम इसकी वही क्लिनिकल हम उसका देखेंगे, उसकी एलपी की जो रिपोर्ट होती है उसके साथ उसका कोरिलेशन करेंगे, एंड जाहिर बात है डॉक्टर पेशेंट मरियम, की ये हिस्ट्री पीएमएल भी इसके है साथ में? पीएमएल के साथ मेनिंजाइटिस है या पूरा मेनिंजाइटिस है? मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। पीएमएल डॉक्टर जरमीना उन्होंने आंसर में नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ टीबी लिखा था। सही। आप कहते हैं प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एन्सेफलोपैथी है। नहीं, उसमें तो एनहांसमेंट नहीं आती, इवन उसमें तो ये भी नहीं आती है नोड्यूलर से। हम्म लेकिन ऊपर जो प्लेन इमेजेस थे ना, वो टिपिकल लग रहे थे पीएमएल वाले। जी, वो बिल्कुल लग रहे थे, वो तो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी भी लग रही थी। लेकिन आप देखिए ना, जहाँ पे मेनिंजियल बेसल मेनिंजियल इन्हांसमेंट आ गई नोड्यूलर ना, तो वो सबसे पहले आप उसने हमारा डायग्नोसिस बदल जाता है उस पे प्लेन, इसीलिए तो पोस्ट कंट्रास्ट फिर इसीलिए एमआरआई। तो थोड़ी थोड़ी क्लू होते हैं जो हम मिलते हैं। तो हिस्ट्री इसको सब कुछ, और इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल डाटा, और उसके साथ जो थोड़ी बहुत हमारी अपनी वो होती हैं। तो डीडी देते तो हम डीडी ही हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मैम किसी ने चैट में पूछा है कि इसमें मेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस भी आएगा डिफरेंशियल में, तो वो भी आ सकता है। आएगा, बिल्कुल आ मेनिंजियल सकता है। मेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस 3 ही डिफरेंशियल है ना, नोड्यूलर मेनिंजियल एनहांसमेंट के क्या क्या डिफरेंशियल है? मैम ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है, सार्कोइडोसिस है, लिम्फोमा ये भी हो सकता है। कार्सिनोमेटोसिस है, हाँ जी, किसी ने कुछ कहा है? लिम्फोमा वगैरह। वैगनर भी होता है ना, वैगनर भी होता है। पहले नंबर पे तो ट्यूबरकुलस, फिर हम्म सार्कोइडोसिस, हम्म फिर बैक्टीरियल भी आता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसके बाद लिम्फेंजाइटिस, नहीं सॉरी, लिम्फेंजाइटिस नहीं कहते हैं इसको, क्या नाम होता है इसका, मुझे लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस। कार्सिनोमेटोसिस। हाँ वो भी आता है। वैगनर भी आता है मेरा ख्याल है, ऐसे याद है किसी को? ग्रेनुलोमेटोसिस नो मैम। वो तो उसमें आ जाएगी ना, वास्कुलाइटिस में आ जाएगी। इसमें ओके। लिम्फोमा आता है वेजिनल इसमें ना, लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस में। लेकिन वो होती है कि आपके पास क्लिनिकल डाटा हो, आपको ना वो दिखाएं कि मतलब लिम्फ नोड्स हैं, या फिर इस तरह से पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी का पेशेंट है, उसके साथ आपको नोड्यूलर मेनिंजियल इन्हांसमेंट दिखा रहे हैं, तो फिर हम लिम्फोमा ल्यूकीमिया इसके बारे में सोचेंगे। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ क्यों आ रही है, तो इस तरह से इन चीज़ों को ना हमको रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर वो खुद कह दें कि पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी का डायग्नोस्ड केस है, उसके साथ आ रही है, तो आप लिम्फोमा ल्यूकीमिया इस तरफ सोचेंगे। ठीक है। ओके। Okay, I'm provided with the exercises. आप आपकी जी, बारी है डॉक्टर, चलो वो 2 केसेस लेने हैं, अगर नेक्स्ट में लेने हैं तो ले लें। ठीक है, आप ले लो 2 केस। अच्छा, I'm provided with the CT sliced brain plain imaging in which I can of the patient Amjad and age blur हो गई है। 35 ईयर मेल। Okay, 35-year male patient Amjad. I can appreciate there is hyperdense lean hyperdense areas appreciated at the right high parietal region in the parasocial location within the intraaxial in location with a mild surrounding visogenic edema and a mild mass effect. However, there is no evidence of any midline shift. This lesion, this is the plain imaging, so I cannot comment on the post contrast status. And there is no evidence of any other lesion within the visualized parenchyma. The ventricle system, the bilateral lateral ventricles are mildly prominent. The cerebellum and the brainstem also appear unremarkable in the visualized
paranasal sinuses and orbits are also normal. So I would like to take the density of this area, and this in the density is not measured on these imaging, and but it likely appears to be equal to the bone density of the calvareal skull. So this is likely calcified lesion. The differential for the calcified lesion involving the cortex could include ganglioglioma, oligodendroglioma, and ganglioglioma. Further, I would like to send this patient for the MRI and advise ओ, the अगर आपने जी डेंसिटी मुझसे पूछी है तो मैं इसकी बता देती हूँ। डेंसिटी इज जी 75 HU। ठीक है 75 HU। तो ये तो मैम ये ब्लड की डेंसिटी में आ रहा है। ओके this can be any bleeding cavernoma, but इसका हाँ इतना ज़्यादा मैच इफेक्ट आ नहीं रहा। ठीक है, it can be a bleeding spot which can be related to any cavernoma or malformation, vascular malformation. I would advise the follow-up CT of this patient to see for the resolution of the blood products, and to follow up MRI after the resolution of the blood products after 2 to 3 weeks to see the underlying cause of this hemorrhagic lesion. The differential could include any cavernoma or any other vascular malformation. ठीक है, कैवर्नोमा और वास्कुलर मैलफॉर्मेशन। पहले आपने कहा है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा और सेकंड क्या कहा? गैंग्लियोग्लायोमा, मतलब कैल्सिफिक डेंसिटी की वजह से। कैल्सिफिक डेंसिटी, गैंग्लियोग्लायोमा। गैंग्लियोग्लायोमा यहाँ पे तो नहीं होता, उसकी लोकेशन तो। हाँ और लोकेशन ओलिगो मतलब वो मोस्टली तो पैरासेजिटल। टेम्पोरल में ही होता है, लेकिन मतलब सेरिब्रल अबव भी होता है उसके अंदर, तो उसमें हो सकता है, मतलब डिफरेंशियल में डालेंगे कैल्सिफाइड मैस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है। अच्छा, जो रेयर चीज है ना उनको थोड़ा सा हम नीचे रखें तो उसको, मतलब जो चीज थोड़ी सी रियलिटी में आती है तो उसको क्या पता हम नहीं। इट इज मतलब ये अच्छा नहीं होता कि आप ना रेयर चीज को पहले कहें और कॉमन चीज को बाद में कहें। ठीक है, आपने एक लियन ठीक देखी है, प्लेन इमेजेस पे देखी है, पैरासेजिटल लोकेशन है, हाई डेंसिटी है। चले आपको डेंसिटी बता दी गई है, ये ब्लड की है तो जी ठीक है। डेंसिटी आपके वहाँ आपने कहा कि ठीक है ये ब्लीड है। फिर आप अगर आपको पहले बता देते तो शायद, देखिए ब्लीड तो मैस में भी हो जाता है, GBM में ब्लीड होता है, जी ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में ब्लीड होता है, हम्म, गैंग्लियोग्लायोमा में भी ब्लीड होता है। ब्लीड तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ब्लीड इज नॉट अ रीजन टू डिफरेंशिएट दिस लियन। बेसिकली यहाँ पे हमें एडिमा इतना नहीं मिल रहा। ठीक है, जी हमें कोई मैं मैस बस इफेक्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई इस तरह की एग्रेसिवनेस नहीं मिल रही लियन की। अभी हमने मेट्स देखे हैं, उनमें ना अच्छा जी खासा पेरिलियनल एडिमा था, मल्टीपल थी। ठीक है, वो चीज उसको फेवर कर रही थी। इसमें आप देखें एक लियन है जिसमें हमें कोई एडिमा चिडिमा नहीं मिल रहा, बस ऐसे ही है। ठीक है, ब्लीड की डेंसिटी है। तो जो टॉप डिफरेंशियल एक आएगा तो उसमें हमारे पास सिंपल ब्लीड आ सकता है। ठीक है, सिंपल हीमाटोमा, वीनस ठीक हेमरेज, वीनस हीमाटोमा होगा, क्योंकि ये द लियन इज जस्ट एडजेसेंट टू द सुपीरियर सेजिटल साइनस। ठीक है, वो पैरासेजिटल लोकेशन में आ रही है ना, तो हम्म आर्टीरियल तो होने से रहा। आर्टीरियल में हम्म हमारे पास ACA का आर्टिफिशियल हो सकता लोकेशन है। मिली है। हाँ, ठीक ACA का हो सकता है, लेकिन ACA का इस तरह का हीमाटोमा वेरी रेयर। ठीक है, तो वीनस हो सकता है, वीनस का, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कंजेशन मिलनी चाहिए हमें, एडिमा मिलना चाहिए, वो भी हमें इतना अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमारे पास टॉप डिफरेंशियल में इसमें आएगा AVM। ठीक है ठीक है, AVM दैट इज कॉजिंग ब्लीड इन दिस हम्म लोकेशन। ठीक है, तो फिर आपने कहा इसके लिए नेक्स्ट हम MRI कराएंगे। MRI करा, AVM है ना तो हम MRA करा लेंगे। ठीक है, MRA ज्यादा करेंगे। MRV करा लेंगे, क्योंकि सुपीरियर सेजिटल साइनस के साथ है ना, तो वो MRV पे भी उसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर AVM? हम DS से DSA होती है। ठीक है, अगर आपको AVM मिल गया है यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैंने MRI ग्रेडिंग भी लगा करेंगे दी है, जी। ग्रेडिंग बताएं इसकी क्या होगी?
स्पार्टलर मार्टिन क्लासिफिकेशन में? मैम इसमें ये हाई प्राइटल लोकेशन में है तो ये नॉन एलिक्वेंट ब्रेन बनेगा। उसके बाद ये ड्रेनिंग इनटू सुपरफिशियल वेन होगा लाइकली क्योंकि सेक्सुअल के साथ है। और कौन करती जाए थर्ड साथ? जी तो ग्रेड उसका 0 हो जाएगा। सॉरी सुपरफिशियल में है तो ये 0 होगा। उसके बाद सेकंड जो है वो नॉन एलिक्वेंट ब्रेन होगा तो उसका भी स्कोर मेरे दिमाग से निकल गया। और थर्ड चीज इसमें देखते हैं तीन तीन क्राइटेरिया। मैं बताऊं? मुझे कोई बता दे जिसको अच्छा साइज, लगे। ये तो सर ना साइज। मैम साइज जी साइज ऑफ लेस देन 3 टेनाइडस सेंटीमीटर देखेंगे लेस डीएससी देन पे। 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसकी कोई स्कोरिंग बता दे अभी यहीं पे ही। मैम लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो 1 है, नॉन एलिक्वेंट ब्रेन है तो 0 है, और वीनस ब्रेन है तो 0 है। तो ये स्कोर 1 में जाएगा और ये लो रिस्क में जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस क्लासिफिकेशन की? मैम इसके अंदर ना वो सर्जिकल जो है ना वो उसकी बेस पे करते हैं कि अगर मोर देन 6 की स्कोर होना तो अनऑपरेबल होता है, उसको हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। जो रिस्क ऑफ सर्जरी होता है ना वो पोस्ट सर्जिकल रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर लेस देन 6 टोटल स्कोरिंग होगी तो फिर हम जो है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सही कहा है आपने। आई थिंक इसकी जो सारी बनती थी वो 5 ही बनती थी। 3 उसके थे और 1 उसका था, तो 5 ही मैम बनती थी। टोटल 5 है और 6 जो है 6 को इन्होंने एक्सक्लूड किया है क्योंकि हाँ ये सर्जिकली इनऑपरेबल है। हाँ, सर्जिकली इसलिए इनऑपरेबल है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी बातें लिख ली थी, उसके इतनी समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल एक जो पॉइंट आता था कि अगर हम इसको देखेंगे ये सुपरफिशियल वेन्स में जा रहा है या डीप वेन्स में जा रहा है, तो वो तो हम डीएसए पे ही कर सकते हैं। एमआरए पे भी बाज़ औक़ात इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा। खैर ये छोटा सा है तो इसकी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा हो ना तो उसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हम इसके डीएसए इमेजेस देखेंगे, उसमें हमारी क्लासिफिकेशन एक्यूरेट हो जाएगी। बाकी हम इसके और मतलब वो तो इस पे कर लेंगे, और साइज भी मैम कर लेंगे। साइज ऑफ द नाइडस भी डीएसए पे ही देखते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ द नाइडस नहीं देख सकते हैं। हाँ डीएसए तो इसलिए हमें ना अगर वो क्लासिफिकेशन का कहे ना तो हम ये कह सकते हैं कि हम सर डीएसए पे ही करेंगे, हमें एक्यूरेट वहां पे ही मिलेगी। ठीक है, इसके डिफरेंशियल में हमारे पास केवरनोमा आ सकता है लेकिन वो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और उनकी लोकेशन भी, हर लोकेशन तो यहाँ भी हो सकती है लेकिन मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो फेवर उसको नहीं कर रही। बाकी सारे हमारे पास मेलिग्नेंसी के भी चांसेस कम है। ठीक है, ये बस सिंपल सा केस था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि ये जो लोकेशन है ना ये वेरी बहुत अजीब सी लोकेशन है। ठीक है मैम, ऐसे किसी में वैसे उन्होंने डेंसिटी मैयर मतलब वो ये पूछने में बता देते हैं या फिर लिखी होती है? हाँ देखिए, अगर वो नहीं बताते तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, इसको क्या कह ठीक है। सकते हैं। अगर है तो जो अच्छा एग्जामिनर होगा ना तो वो आपको बता देगा। लेकिन एक बात ये भी है कि ना कैल्सिफाइड एवीएम भी तो ब्लीड कर जाता है ना। ठीक है, ये तो वैसे ब्लीड हो गया ना, तो सिर्फ अगर हम्म ब्लीड हो तो हम सिर्फ हीमाटोमा उसको सोचें कि हमें उसने एक डेंसिटी दे दी, साथ उसके कैल्सिफिकेशन भी तो हो सकती है ना कि हीमाटोमा भी हो गया और साथ कैल्सिफाइड एवीएम भी हो हम्म, गया। तो इस तरह से ठीक है। थोड़ी सी क्रिटिकली भी हम वो करें ना। लेकिन ठीक है, अगर उसने ब्लीड के बता दिया तो हमारे लिए आसानी हो गई। एडिमा भी नहीं है तो हम ज्यादातर अपना नैरो डाउन कर लेंगे डिफरेंशियल को। ठीक है, थैंक यू मैम। CT scan brain, axial images. इसकी मुझे एज और नेम ब्लर हो गया जब मैंने जूम किया है। शगुफ्ता। शगुफ्ता काजमी ठीक है, और एज है इसकी 72 years, हाँ आई थिंक सो। 37 37। 37 years female. जी। Sorry, soft tissue window and the bone window. In this image, I can appreciate there is post contrast images. ये well defined extra axial rounded lesion is noted, which is arising from the left petrous bone with hyperostosis of the adjacent bone, and no evidence of any edema is noted in the intraparenchymal region. I cannot appreciate any intraparenchymal lesion in these images. Ventricular chain is normal, no evidence of any midline shift or mass effect.
Bilateral orbits are normal. Realized sinuses are also normal. On the bone window, I can also appreciate um, a lesion that is arising from the left petrous apex and having a density equal to that of um, bone. I डेंसिटी cannot इसकी appreciate. मुझे ऐसे जैसे बोनी ओरिजिन का लग रहा है और ठीक है on these images, I will give the diagnosis of meningioma. हम्म However, um, I will also give the नहीं हाँ differential इसमें मैं दूंगी of the trigeminal nerve schwannoma. This is extra-axial location. And I will also go for the MRI of this patient for the further evaluation. और अगर मुझे वहां पे फिर डाउट हुआ तो मैं उसमें फिर MRS करा के उसमें एलानिन की पीक देख लूंगी और पेशेंट को रेफर करूंगी फर्दर फॉर द साइबर नाइफ सर्जरी. डिफरेंशियल इसमें क्या आएगा डिफरेंशियल शिवानोमा इसका डिफरेंशियल है बट वो इतना ज्यादा एक तो एनहांस नहीं करता जैसे ये और वो हाइपरोस्टोसिस भी नहीं कराता इनहांस एडजेसेंट बोन हाँ की. इनहांस अगर मैं कहूँ कि ये कहता है इनहांसमेंट इसकी डायग्नोस्टिक है तो आप बताएं क्या है ये डॉक्टर मरियम मुझे तो ये मेनिंजियोमा लगा है. ठीक है आपकी कैल्सिफिकेशन भी बातें है. ठीक है हमने यहाँ पे मेनिंजियोमा भी देखे हुए हैं ठीक है हमने यहाँ पे हम्म, कौन से वो कैल्सिफाइड जो मैसेज होते हैं को, जिसका नाम नहीं आ रहा बहुत ही कॉमन से होते हैं जो कैल्सिफाइड होते हैं कॉर्डोमा. कोडोमा नहीं कॉन्ड्रोमिक्साइड क्या था हाँ नहीं नहीं इसका बिल्कुल सिमिलर केस है कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉन्ड्रोसार्कोमा वो भी देखे हैं बिल्कुल कॉन्ड्रोसार्कोमा. सेम लेकिन ना लोकेशन डॉक्टर पे मरियम कॉन्ड्रोसार्कोमा में ना हाँ बहुत नहीं ज्यादा है इरोजन होती है वो और वेरी दूसरी गुड बात वो बहुत मैसिव वो एग्रेसिव लुकिंग होता है ये बहुत हाँ बिनाइन जी लुकिंग लियन है. जी जी तो फिर बिनाइन लुकिंग है इनहांसिंग है अब आप खुद बता रही हैं मुझे तो मेनिंजियोमा लगा. ठीक है परिचियों लगा है आपको फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन पे नजर ही नहीं आ रहा अब बताएं प्लेन पे नजर नहीं आ रहा तो ये टुबरकुलोमा हो सकता है बट नहीं नो बोन विंडो पे वो टुबरकुलोमा कैसे वो करेगा. अच्छा वैसे थोड़ा सा ये रेयर ही है जगह उन्होंने कोई इतनी अच्छी बताई नहीं है ये है जी एनोरिज्म ऑफ लेफ्ट इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी इन द कैरोटिड कैनाल अच्छा आई सी तो सही. ठीक है देखे ना यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि एक्स्ट्रा एक्सियल है लेकिन ना थोड़ा सा डेंसिटी को देखे ना तो ये वो उसकी कंट्रास्ट वाली डेंसिटी में आ रही है सही कह रही ये हैं. जो लोकेशन है ना बस इस लोकेशन में तीन चार चीजें आप ना इस लोकेशन में याद रख लें डॉक्टर जमीना रिपीट करें कौन कौन सी चीजें आती हैं यहाँ पे इस लोकेशन में अभी तो आपने बताया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म. हम्म दूसरा मेनिंजियोमा कॉन्ड्रोसार्कोमा. सार्कोमा कॉर्डोमा लेस लाइकली क्योंकि वो ज्यादा मिड लाइन होता है. हम्म मैंने और ट्राइजेमिनल नर्व का श्वानोमा. हाँ ट्राइजेमिनल नर्व का शानोमा भी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है न्यूरोनल मैसेज तो कहीं भी हो सकते हैं अलोंग द नर्व हो जाएंगे और बस ठीक है मैम इस तरह की ग्लोमस ट्यूमर देखेंगे इस लोकेशन में क्योंकि वो भी पिट्रस हाँ ट्यूबुलर फॉर्म ग्लोमस ग्लोमस आएगा लेकिन ग्लोमस इस तरह से नहीं होगा राउंडेड वो तो बिल्कुल सर्पिजीनियस सा और उसकी थोड़ी सी हाँ मतलब लोकेशन आ सकती है यहाँ पे लोकेशन बिल्कुल आ सकती है यहाँ पे ग्लोमस इससे होता थोड़ा सा नीचे ही है मतलब इसी बेस और स्कल के साथ ही होता है इंटरनल देखिए ना कैरोटिड कैनाल के साथ ही होती है ना जुगुलर फोसा जुगुलर कैनाल तो वो जहां जहां से जो जो चीजें आ रही हैं तो वहां वहां पे वो चीजें हो जाएंगी मतलब इस फाइल में हमने इसी तरह का केस जो देखा था ना वो यही सारे केसेस देखे थे उन्होंने सारे केस लगाए हुए थे ठीक है तो ये सिंपल सा केस था इसमें बंदा डिस्कशन भी क्या करे ये एनोरिज्म है डीएसए करवाएंगे फर्दर डीएसए पे हम उसकी एक्सटेंट देखेंगे लोकेशन देखेंगे फिर उसके बाद हमने कॉइलिंग करनी है या फिर हमने क्लिपिंग करनी है एनोरिज्म की अब डॉक्टर जरमीन आप कॉइलिंग और क्लिपिंग का बता दें कॉइलिंग और क्लिपिंग. क्लिपिंग में ये था कि अगर उसका साइज
मोर देन 2 mm है तो क्लिपिंग करेंगे, और अगर लेस देन 2 mm, उसकी जो नेक का साइज है, सॉरी, और अगर लेस देन 2 mm है तो हम उसकी क्वाइलिंग करेंगे। ठीक है, क्लिपिंग और कॉइलिंग में यही था आई थिंक, सर नईम ने बताया था। सर नईम है तो सर बता दें, अगर नहीं है तो कोई जी और इसको। जी मैडम। मैडम जो क्लिपिंग होती है ना, वो बेसिकली ब्रॉड नेक में की जाती है, क्योंकि अगर जी सर। ब्रॉड नेक होगी और उसमें क्वाइलिंग करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी क्वाइलिंग जो है ना। हाँ तो जी। अगर नेक नैरो है तो उसमें क्वाइलिंग बेस्ट होती है, क्योंकि वो उसमें एडजस्ट हो जाती है, फंस जाती है उसके अंदर। जी तो सर। यही इसका है। अब साइज का मुझे मैडम अभी याद नहीं है। जी सर, वो 2 मिली थी ही था, और कॉइल का साइज होता है 1 मिलीमीटर। फ्रॉम दैट एनोरिज्म से ना हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जी मैडम। छोटा नहीं लेते, क्योंकि वो ना उसमें एडजस्ट हो जाता है थोड़ा सा, उसको ना इलास्टिसिटी होती है वेसल की। तो वो साइज हम उसका ना उस साइज की भी एडजस्टमेंट, हमने जब इंटरवेंशन की क्लास ली थी आगा खान की ना, तो उन्होंने साइज का भी बताया था। आई थिंक सो, आप देख लें इसको, लेकिन आई थिंक जी सो 1 मिलीमीटर का ही डिफरेंस है। और ये 2 मिलीमीटर का ही सर आपने बताया था अपने ग्रुप में ना, जी तो ये इसका नेक का साइज यही था। जी मैडम जी। जी सर, थैंक थैंक यू सर। Okay, this is CT scan brain axial images. Name name रहीम is Rahima Bibi and age is 35 years old. In this image, I can appreciate there is plain image. Abnormal area of low density is noted in the region of the left parietal bone, लेफ्ट parietal lobe, और इसमें इसकी डेंसिटी ली हुई है। वो मुझे नजर नहीं आ रही, जूम करती हूँ तो वो डेंसिटी इसकी है 15 एंड 25। जो 1 है ना उसकी 15 है, वो इसी लियन के अंदर है, और जो नॉर्मल 15 ब्रेन है ना फ्लूइड उसकी है डेंसिटी मतलब। 25। ठीक है, जी। 15 और 25, ओके। लो डेंसिटी लियन इज नोटेड इन्वॉल्विंग द, डॉक्टर मरीम ये ज्यादा जूम हो गया, ओके ओके ठीक है, involving the left parietal lobe, and on the bone window I can see there is area of lucency is noted involving the right or involving the left frontal lobe बोन में, सॉरी लेफ्ट फ्रंटल बोन में आ रहा है। तो ये आई थिंक केस है पोस्ट सर्जरी, जिसमें उन्होंने कुछ कोई इवैक्यूएट किया होगा, लाइक कोई हीमाटोमा प्रीवियस या कोई मैस, और उसके बाद ये एरिया ऑफ एंसेफलोमलेशिया बन गया। तो मैं इसका प्रीवियस इमेजेस देखूंगी, मुझे इधर तो कोई रेजिडुअल मैस या रेजिडुअल नहीं नजर आ रहा। ठीक इसका है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है विद द वेंट्रिकल टू लेबल इट पोरेंसफेलिक सिस्ट। बाकी ब्रेन पैरेन्काइमा एब्सोल्यूट नॉर्मल है, कोई हाइपरडेंसिटी नजर नहीं आ रही, कॉन्टूजन इट नजर नहीं आ रही। तो ये एरिया ऑफ एंसेफलोमलेशिया विद yes in the frontal lobe, area of encephalomalacia with bony defects suggesting post surgical sequelae. अच्छा, इसका आप एमआरआई कराएंगी? मैं इसमें कोई कंट्रास्ट डाल के देख लूंगी, अगर मेरे पास प्रीवियस अवेलेबल नहीं है कि कोई रेजिडुअल मैस तो नहीं है जो उन्होंने पहले ऑपरेट किया और ठीक अब है। मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम कहें कि इसका ये ट्रॉमा से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ये सोचूंगी कि शायद इसका कोई प्रीवियस, अगर ट्रॉमा से नहीं है तो सर्जरी से तो हो सकता है ना इसका, कि अच्छा देखिए, ये केस वाकई बहुत ही अजीब है और बहुत ही मतलब मुझे और सेंसिबल सा केस नहीं है, लेकिन ये इसका जो आंसर है ना वो सरप्राइजिंगली हाईरेटेड सिस्ट है। अब ये क्यों है ये आप लोग बताएं। हाइड्रेटेड सिस्ट हो तो सकता है, बट ये जो बोन में डिफेक्ट आ रहा है ये नहीं बोन जस्टिफाई हो रहा फिर। बोन जो उन्होंने दिखाई है वो उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लिए दिखाई है। हम्म
मैम ये अगर वो मतलब कहें, पोस्ट ट्रीटमेंट केस में तो हो सकता है अगर वो एनाटॉमिक डिफेक्ट दिखाया हुआ है तो। हाँ उसको एस्पायरेट किया हो और दोबारा से उसकी रिकरेंस हो गई हो, ये हो सकता सही। है ना, कि हाइड्रेटेड को उन्होंने एस्पायरेट किया हो, साथ दोबारा से उसकी रिकरेंस हो गई है, तो मोस्ट लाइकली यही हो सकता है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि मतलब ये दिस इज लीथल। इस तरह से अगर वो केस दे ना, तो ये वाला केस तो बंदा बंदा इंसेफ्लोमलेशिया से आगे ही ना जाए कि मुझे तो ये सब कुछ नजर आ रहा है और मैं इस तरह से लेकिन जो एक चीज फेवर करती है ना हाइड्रेटेड को, वो एमसीए की टेरिटरी में होगी और ज्यादातर सिल्वियन फिशर के आसपास ही होगी। अगर आप इसको देखें ना, तो ये बिल्कुल सिल्वियन फिशर के ऊपर के लेवल पे ही आ रही है, मतलब क्योंकि वो ब्लड बॉर्न है ना, तो ब्लड से ही आती है। तो एमसीए की टेरिटरी में मोस्ट फेवरिंग उसकी लोकेशन एमसीए की टेरिटरी होती है, तो वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन है। एंड अगर वो ये ब्रोन विंडो ना दिखाए ना, तो शायद हम पहुंच जाएंगे कि वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन है। तो इंट्राक्रीनियल हाइड्रेटेड को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्या करवाएंगे डॉक्टर जरमीना इसके लिए हम? नेक्स्ट फिर अगर डायग्नोसिस पता चल गया तो फिर एकाइनोकोकल सेरोलॉजी हाँ और जी, इसकी एस्पायरेशन। ठीक है। अच्छा, इसका जो थोड़ा सा लिखा हुआ था ना, वो यही था कि एमसी की टेरिटरी में आती है ब्रेन में ना। हमारे पास होगा अल्ट्रासाउंड, हम करके देख लेंगे कि इसके एब्डोमेन में भी हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। एक्सरे में हम देख सकते हैं इसके लंग में हो सकती हैं हाइड्रेटेड, मतलब पूरी बॉडी में ये मतलब वो होती है। तो हम इसका कहेंगे कि हमें इसका ये देखना है कि इसकी मल्टीपल तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने काइनोकोकस की सेरोलॉजी करवाएंगे। इसकी दो मेथड है एस्पायरेशन। एक तो भाई हमारे पास सिंपल एस्पायरेशन है, दूसरा हमारे पास होता है डॉलिंग मेनूवर। उसमें हम इसके इर्द गिर्द सीएसएफ के पता नहीं क्या कुछ डाल लेते हैं और वो खुद ब खुद इसकी ना वो रेजोल्यूशन हो जाती है। तो बस ये थोड़ा सा आप इंट्राक्रेनियल हाइड्रेटेड के ना एक दो इमेजेस भी देख लीजिएगा और इसको ना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दो केस रहते हैं, जल्दी जल्दी इनका हम खत्म वाइंड अप करें। मैम डॉक्टर साहब, एरिकेनॉइड सिस्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अरेक्नॉइड सिस्ट हो सकती है, इसका डिफरेंशियल में ही आएगी अरेक्नॉइड, लेकिन अरेक्नॉइड थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सियल लोकेशन ज्यादा होती है। इंट्रा पेरेन्काइमल अरेक्नॉइड लेस लाइकली होती हैं, तो उसके लिए हम कम ही करेंगे। दूसरा एरिया ऑफ इंसेफ्लोमलेशिया को हम कंसीडर करेंगे इसके डिफरेंशियल में। और हाइड्रेटेड सिस्ट इस तरह से वेल डिफाइंड नीचे से तो इंसेफ्लोमलेशिया ही लग रहा है, लेकिन हो सकती है। और जो आपने एरिकनॉइड बताई है, वो तो हमारे पास ज्यादातर एक्स्ट्रा एक्सियल होती है फर्स्ट। दूसरा वो हमारे पास बोन की स्कैल्पिंग करवाती है अंदर से, ठीक है। और मैम न्यूरोग्लायल सिस्ट हो सकती है ये? बिल्कुल हो सकती है न्यूरोग्लायल सिस्ट, डीनट गैंग्लोग्लायोमा, बिल्कुल इसी तरह के ही केस गैंग्लोग्लायोमा का सेम केस ब्रिगेडियर अशरफ में था। गैंग्लोग्लायोमा का वो भी ऐसे सिस्टिक लीजन होती है ना, तो वो भी हो सकता है। पोस्ट कंट्रास्ट हमने करवाना है इसमें। पोस्ट कंट्रास्ट में हम इसको मैथ्स वगैरह को रूल आउट कर लेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत तो कंट्रास्टमेंट गैंग्लोग्लायोमा की बात होती है, कंट्रास्टमेंट बहुत कम होती है। तो इसके लिए अगर वो सस्पिशन है हमें थोड़ा सा, तो हम एमआरआई करा लेंगे, क्योंकि एमआरआई में उसकी बबली ल्यूसेंस, बबली अपीयरेंस, ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा हमें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला मैडम सादिया, मैडम ये आप ले लें। डॉक्टर साइमा, मैडम ये आप ले लें। Okay, sir. I am provided with the multiple axial sizes CT brain of a patient baby. मैडम फिर वो zoom पे बेबी जो भी बेबी अब्दुल्ला, ठीक है। एज, एज मैडम मैं ढूंढ रही हूँ। 2 years male. बिल्कुल। Okay, this is the CT scan axial sizes post contrast imaging of the 2-year male baby, in which I can appreciate there is our periphery ring enhancing lesion is appreciated in the left high left high parietal location. Sorry, left frontal region with the gross surrounding visogenic edema. There is involving the left frontoparietal location. There is no evidence of any other similar looking lesion in the rest of the brain parenchyma. The ventricle system is mildly prominent.
there is no evidence of any meningeal enhancement on the provided images. Okay, the posterior fossa and the brainstem also appear unremarkable. So this ring enhancing lesion could be with the gross starting vasogenic edema. The differential for this include my top differential is the brain abscess, pyogenic brain abscess, and the other differentials could include GI. मैम इसमें बेबी के लेवल पे तो इसमें मेट्स भी नहीं हो सकते एज दिस 2 years though, so the meds are low down in the list. And I would like to take the history of any cardiac septal defect in this patient and rule out endocarditis, which could be the underlying cause of this etiology in a 2-year old patient, in which is a common presentation in a case of any septal defect in the early age. Further, I would like to also correlate with the MRI brain and advise MRI brain to with the DWI imaging to see the diffusion restriction for confirmation of the brain abscess. ओके, कैसे होगी इसकी रिस्ट्रिक्शन? मैम diffusion restriction इसमें DWI पे हाई होगा और ADC पे लो होगा, जो इसका सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है। रिंग है वो इनहेंस करता है, सिर्फ सेंट्रल पार्ट इनहेंस करता है, वो diffusion restriction देता है। हाँ जी। अच्छा, डिफरेंशियल में हमारे पास इसमें और भी कुछ आएगा? पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रिंग एनहांसिंग, पीडियाट्रिक में रिंग एनहांसिंग मैम ट्यूबरकुलोमास हो सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, ठीक है, सेरेब्रल एब्सेस होती है। रिंग एनहांसिंग लियन का आई थिंक डॉक्टर क्या उसका बना हुआ था एक निमोनिक, वो मेडिकल डॉक्टर है तो उसमें हाँ, क्या मेड क्या आता है उसमें? एब्सेस में मेड्स एब्सेस ग्लायोमा GBM आ सकता है, ठीक है। जी आई से डिसॉल्विंग इनफाक्ट, जी आई सी से कंट्यूजन, डिसॉल्विंग कंट्यूजन, ठीक है। जी सी डॉक्टर से डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस मतलब ट्यूमेफेक्टिव MS भी आ सकता है उसके अंदर, और डीमाइलिनेटिंग मतलब MS सिंपल भी आ सकता है, वो ओपन रिंग होगा, ये क्लोज रिंग है तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और वो एज भी और इतनी आर्टरी MS रिजॉल्विंग हेमाटोमा, जी और आर्टरी रिजॉल्विंग हेमाटोमा, पोस्ट रेडिएशन भी आती है बाजू का रिंग एनहांसिंग लियन, ठीक है, पेरिफेरल एनहांसमेंट होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन देख लेंगे उसमें होगी। अगर हम कहें कि ये टोक्सो है तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैम टोक्सो में एक तो मल्टीप्लिसिटी होती है, टोक्सो के साथ बच्चा भी होगा तो एसोसिएटेड हमें माइक्रोसेफली भी मिल सकती है, हमें कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी ब्रेन में बेसल पेरीवेंट्रिकुलर, ठीक है। तो वो भी इसमें नहीं है। MRS कराएंगे तो क्या पैटर्न आएगा? मैम MRS में टोक्सो के अंदर पीक जो है ना वो मतलब कोलिन की उसमें नहीं होती, उसमें दूसरी होती है, लिम्फोमा में कोलिन की पीक आती है, एब्सेस इसमें में नहीं क्या आती आएगी? टोक्सो में। मैम एब्सेस में तो वो आता है लिपिड लैक्टेट पीक आएगी। ठीक है, उसमें लिपिड लैक्टेट की पीक आएगी, ठीक है। हमारे पास ये सारा कुछ आपने ठीक बताया। इन्फेक्टिव हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस होता है, बायोजेनिक एब्सेस, बाकी आपने रिस्ट्रिक्शन डिफिन का भी बता दिया। तो बच्चों में देखिए, आपने जब कहा ना कि ना पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, तो आपने कितने, आपके 2 ही डिफरेंशियल बच गए। अगर आप इसकी एज सारी से तो लग रहा है कि पीडियाट्रिक है, अगर एज का अपना कंसीडर करें तो आप ना वो मैजिकल डॉक्टर में ही फंस जाएंगी कि मैं सारों को कैसे डिफरेंशिएट करूं। हाँ वो उसी लिए जैसे ही बच्चा पता चला तो एब्सेस के अलावा कुछ जो है ना वो मुश्किल से फिट हो रहा है इसके अंदर। हाँ, तो वो बंदा फौरन ही अपने डायग्नोसिस पे पहुंच जाता है। चलिए, हमारा लास्ट केस है। अच्छा, आई एम प्रोवाइडेड विद द प्लेन CT स्कैन एक्सियल ऑफ मैम पेशेंट, वो फिर ब्लर हो जाता है। पेशेंट है जी सन ऑफ मेजर अजमत अली, एज इसमें भी मैम एज भी 0 ब्लर है ईयर, शायद, 0 ईयर, इसका मतलब है लेस देन 1 ईयर है। मतलब मंथ में, ठीक है मंथ में। एक्सेल CT स्लाइस plain imaging of few months old patient in which I can appreciate there are multiple hyperdense foci are appreciated involving the bilateral basal ganglia, thalami, and the thalami. I can also appreciate there is prominence of the extraventricular CSF spaces with uh, 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 prominent bilateral lateral ventricle. There is no evidence of any other
brain parenchyma lesion, the posterior fossa appears unremarkable in the visualized orbits, and the sinuses also appear normal. There is no evidence of any hemorrhage or any other cystic lesion in the brain parenchyma. So, and the brain also appears to be mildly decrease in the skull also appears to mildly decrease in size, likely suggestive of microcephaly. However, I would like to confirm this on the clinical examination. So this multiple hyperdensity in the bilateral ganglia and the thalami could be due to torch infection, and the topmost could be इसके अंदर जो टॉर्च में फर्दर आएगा आई थिंक वो CMV आएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद CMV क्योंकि माइक्रो के साथ वही ज्यादा एसोसिएटेड होता है. And other differential could include any metabolic cause, which could be hyperparathyroidism and pseudo CMV में hyperparathyroidism. माइक्रो होती है मैक्रोसेफेली होती है? मैक्रो माइक्रो होती है. मैक्रो माइक्रो वेंट्रिकल बड़े हो जाते हैं. मैक्रो लेकिन एक सेकंड में बता देती हूँ. नहीं मेरा ख्याल है माइक्रोसेफेली होती है, बस उसमें वेंट्रिकल्स माइक्रोसेफली बड़े होती है. हो जाते हैं. देख हाँ, लेना नाट खोल माइक्रोसेफली के. होती है माइक्रोसेफली तो कंफर्म है. उसके साथ हाइड्रोसेफलस, मतलब दोनों चीजें होती हैं. इसमें वेंट्रिकल्स एनलार्ज नहीं है तो हाइड्रोसेफलस नहीं वेंट्रिकुलोमेगैली. है. हाँ, वेंट्रिकुलोमेगैली होती है लेकिन माइक्रोसेफली होती है. ओके. अच्छा, माइक्रोसेफेली होती है, वेंट्रिकुलोमेगैली होती है, लेकिन अगर बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशंस आ रही हो तो हम किसकी तरफ जाएंगे? मैम बेसल गैंग्लिया में आ रही हैं तो मैम मतलब दो ही होते हैं इसमें, टॉक्सो होता है या फिर CMV होता है. अब वो डिपेंड करता है कि टॉक्सो पार्स वैसे भी होता है ना. ब्रेन पैरेंकाइमा में ज्यादा होता है. थ्रू आउट द पैरेंकाइमा होती है कैल्सिफिकेशन टॉक्सो की, लेकिन जो CMV की होती हैं वो ज्यादा एपेंडाइमल होती हैं. पेरीवेंट्रिकुलर जो होती है ना वो CMV की होती हैं. जी, ठीक है. पेरीवेंट्रिकुलर CMV और की. बेसल गैंग्लिया की आई थिंक जो है ना वो टॉक्सो में है. बेसल गैंग्लिया और जो कैल्सिफिकेशन बाकी पैरेंकाइमा में वो टॉक्सो में होती है. हाँ, बेसल गैंग्लिया की कैल्सिफिकेशन जो है ना वो क्लासिकली टॉक्सो में ही होती है. तो बेसल गैंग्लिया जी की कैल्सिफिकेशन, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, वेंट्रिकुलोमेगैली, जो साइटोमेगालोवायरस है ना उसकी जो मतलब डायग्नोस्टिक है ना उसमें है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन के मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है. थिक एंड चंकी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है. फेंट कैल्सिफिकेशन बेसल गैंग्लिया में थैलमाई और उसमें होती है. ठीक है. उसके बाद वेंट्रिकुलोमेगैली भी साथ होती है. इसमें हमें वेंट्रिकुलोमेगैली इतनी अच्छी नहीं लग रही. उसके साथ जी, हमारे पास इसमें इतनी अच्छी नहीं है. न्यूरोनल माइग्रेशनल डिफेक्ट आते हैं जिसमें लीजनसेफेली आ जाती है, पेकिगायरी आ जाती है, व्हाइट मैटर डिजीजेज होती हैं, पेरीवेंट्रिकुलर सिस्ट. ठीक है. सब एपेंडाइमल सिस्ट भी उसकी जो है ना वो फेवरेट उसमें होती है. वेंट्रिकुलर एडहेशन लाइक वेंट्रिकुलरिटिस होता है. फिर उसके बाद हमें इंटरनल सेप्टेशंस भी मिल जाती हैं. ठीक है. लेंटिकुलर स्ट्राइएट वेंट्रिकुलोपैथी भी होती है. ठीक है. फिर इसके बाद हाँ, और अब अगर आप टॉक्सो के बताएं तो वो बताएं वो क्या क्या होंगे? मैम उसमें भी माइक्रोसेफली उसमें भी होती है, पैरेंकाइमल कैल्सिफिकेशन होती हैं, लेकिन वो बेसल गैंग्लिया में भी होती हैं, बाकी पैरेंकाइमा में होती हैं. नोडुलर कैल्सिफिकेशन मतलब उसकी ज्यादा थिक होती है कैल्सिफिकेशन, और उसके साथ एसोसिएटेड जो है ना वो वेंट्रोमेगैली उसमें होती है, और साथ में कोरियोरेटिनाइटिस भी होता है. हाँ, उसमें कोरियोरेटिनाइटिस भी होता है और हमारे पास ये भी होता है, और बेसल गैंग्लिया की कैल्सिफिकेशन. फिर उसके बाद हमारे पास टॉक्सो में रिंग एनहांसिंग लीजन आती हैं. ठीक है. जी, और वो पैरेंकाइमा में हाँ, आएंगे तो मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, और वो फिर जैसे अडल्ट्स में नजर फिर आती है अगर वैसे उसमें रिंग इसकी इरेगुलर रिंग आएंगी हम्म, इसमें. फिर टॉक्सो के साथ लिम्फोमा चला जाता है अगर टॉक्सो सिर्फ हमें लग रहा हो तो. इसको हम टॉर्च में ही लेकिन मैम ये रखेंगे. हम अडल्ट्स में रखेंगे ना, ये तो बच्चा है हमें पता है, तो हाँ इसके अंदर हम लोअर डाउन कर लेंगे, हाँ, मतलब वो लोअर लिम्फोमा के डाउन कर साथ. लेंगे. बच्चा है तो बच्चे में तो हम यही रखेंगे, कंजेनिटल टॉर्च ही रखेंगे. टॉर्च में अगर वो हम पूछ लेंगे कि व्हाट आर द फेवरेट, मतलब उसमें हमारे पास क्या आएगा और उसमें क्या आएगा, तो हम ये बता देंगे कि उसमें हमारे पास अब ये सारी चीजें हैं. साइटोमेगालो की भी टॉक्सिन याद कर लें. में डिफरेंस जो है ना वो जो सेरिबेलर हाइपोप्लेजिया और जो पोलीमाइक्रोगायरी है ना, ये सिर्फ CMV में होता है. टॉक्सो में पोस्टीरियर फोसा जो है ना वो सेरिबेलम का साइज वो नॉर्मल होता है, और पोलीमाइक्रोगायरिया भी सिर्फ और CMV में होता है, वो वेंट्रिकुलोमेगैली भी टॉक्सो में नहीं अगर होता. हाइड्रोकेफलस आ जाए और साथ हाइड्रोकेफलस आ जाए और साथ चंकी वो दोनों कैल्सिफिकेशन हो में ना है. पेरीवेंट्रिकुलर में,
तो वो ज़्यादा जी फेवर करेगा साइटोमेगालोवायरस को। और अगर आपको सिर्फ बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशन मिल रही है और साथ वेंट्रिकुलोमेगाली नहीं है, ठीक है, तो हम ज़्यादा फेवर करेंगे टॉक्सो को। ठीक है। इसमें ट्रॉफी भी है, ट्रॉफी दोनों में हो सकती है, बाकी सारी चीजें दोनों में हो सकती हैं, ठीक है। और इसका सजेस्टिव, हाईली सजेस्टिव होता है एक्सेंट्रिक टारगेट साइन, ठीक है। एक्सेंट्रिक टारगेट साइन या आप नेट पे देख खोल के ना इसके मल्टीपल इमेजेस देख लें, टॉक्सो में होता है जी। वो उसका है। हाँ, और अगर हम इसका एमआरएस कराएंगे तो हमारे पास लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट लाइक लिपिड लैक्टेट की पीक्स मिलेंगी हमें, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन में आ जाता है ना। तो जी इस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। टॉर्च, टॉर्च स्टैंड फॉर, ये पूछा था मुझसे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस PO, हम्म, R for rubella, CMV and then herpes। ठीक है, बस वो ये इसमें इतने ही आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही था। हाँ, इसमें देखे ना, उन्होंने ये कहा बेसिल क्लिनिकल में टॉर्च, उन्होंने सिर्फ टॉर्च ही रखा है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you, Madam Mariam. It was an excellent session, Madam. थैंक यू सो Jazakallah. मच सर। Jazakallah. थैंक यू सो मच सर। सर आपने क्लास अटेंड की है मेरे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। Allah bless you, Madam. Thank थैंक you, यू जी. सो मच सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.